एक नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आनुवांशिकी से आप हैं, तो देखिएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संतति में जाने वाले लक्षण का अध्ययन करते हैं आनुवांशिकी कहलाते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिक गुणों के जो लक्षण होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है, तो उसी को आनुवांशिकी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आनुवांशिक गुण, अगला क्वेश्चन जो है आनुवांशिक गुण से आप क्या समझते हैं। तब प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, इनमें कुछ न कुछ असमानताएं अवश्य होता है। ठीक ना, आप जान रहे हैं कि प्रकृति में कोई भी जीव दो गो है उसको उठा लीजिए, वो दोनों जीव एक जैसा नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें भिन्नता होगी। जीवों में विभिन्नता की अधिकता को स्वरूप जीव के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये विभिन्नता ना जीवों को संघर्ष पैदा कर देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो आनुवांशिक गुण है, आनुवांशिक गुण जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होता है, माने वैसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होता है वो आनुवांशिक गुण कहलाता है। ठीक है, देखिए जीव के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं जो सबसे अधिक योग्य गुण वाले होते हैं, अर्थात शक्तिशाली होते हैं। अयोग्य गुण वाले जीव नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राप्त जीवों की उपयोगी विभिन्नताएं फिर दूसरी पीढ़ी में उनके संतान में वंशागति होती। इस तरह के पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत, यानी इस तरह के विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती है, यही आनुवांशिक गुण कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है जैव विकास क्या है। तो जैव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्वजों का इतिहास तथा समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों समझिएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या होता है, जीव उत्पत्ति हुआ था, उस समय से जीवों में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में अध्ययन करना जैव क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन क्षेत्र किस प्रकार परस्पर संबंधित है। तो देखिए जैव जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन उनमें विद्यमान समानताओं और भेदों के आधार पर किया जाता है। उनमें समानता इसलिए प्रकट होती है कि वे किसी न किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं, और उनमें विभिन्नताएं विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में की जाने वाले अनुकूलता के कारण से है। इनमें बढ़ती जटिलता को जैव विकास के उत्तरोत्तर क्रमिक आधार पर स्थापित किया, अतः संबंध का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो जीवों में देखिए, जीवों में उत्परिवर्तन का मुख्य कारण है आनुवांशिक विभिन्नता। यह अर्धसूत्री विभाजन के समय होता है जो नई जाति के विकास में अहम भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। तो देखिए प्रत्येक जीवों में बहुत ऐसे गुण जो होता है, यहाँ गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से अर्थात जनकों से उनके संतान में संचरित होते हैं। ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण या पौत्रिक गुण कहते हैं। इन्हीं गुणों के कारण हम अपने माता पिता के समान दिखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है डार्विनवाद के बारे में बताइए। चार्ल्स डार्विन के अनुसार प्रत्येक जीवों में प्रजनन की असीम क्षमता होती है, पर पृथ्वी पर भोजन एवं आवास नियत है, अतः जीवों में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपस में संघर्ष होता है, डार्विन ने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के बारे में बताइए। तो देखिए
जंतु वर्गीकरण के विभिन्न स्तरों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है जगत, उपजगत, फाइलम जिसको डिवीजन या भी कहा जाता है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है तथा जाति है। इस पदानुक्रम में जीवों का वर्गीकरण का आधार गुणों में समानता और असमानताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्रोमोसोम से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, नाभिक कोशिका के जो नाभिक के अंदर क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं, ठीक है, जो कोशिका विभाजन के समय संगठित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करता है। चलिए, इन क्या है, कोशिका में इसकी उपस्थिति स्थल कहाँ है? तो देखिए, सभी गुणों का जनकों से अपनी संतति में संचरण का माध्यम जीन होता है। कहने का मतलब जीन के माध्यम से ही गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कोशिका में यह गुणसूत्र पर केंद्रक के अंदर होता है, पाए जाते हैं। मतलब ये गुणसूत्र जो गुण है ये केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? तो वैसी विभिन्नताएं जो गुणसूत्र या जीन के गुणों में विभिन्नताएं के कारण उत्पन्न नहीं होती है, वरन अनेक कारणों जैसे जलवायु, वातावरण से उत्पन्न होती है, कायिक विभिन्नता कहलाती है। विभिन्नता से देखो, यहाँ पर दोस्तों विभिन्नता का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ कई तरह के जीव होते हैं, वो सब किसी न किसी तरह से अलग होते हैं, तो इसी को हम लोग विभिन्नता बोलते हैं। लेकिन कायिक विभिन्नता क्या है कि वातावरणीय और जलवायु के कारण से उनमें विभिन्नता उत्पन्न होता है, उसी को कायिक विभिन्नता भी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं? तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तब पर्यावरण में अवांछनीय पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। ये हो सकता है दोस्तों वायु में मिले, जल में, मिट्टी में, सबको ये दूषित कर देता है, इस तरह का प्रदूषण। वैसे दोस्तों 5 तरह के प्रदूषण होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, ओजोन स्तर क्या है? ओजोन स्तर क्या है, इसकी महत्व के बारे में बताइए। तो देखिए, ओजोन आपको पता है ऑक्सीजन का ही रूप है ओजोन। देखिए, ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन को जन्म देती है। अगला क्वेश्चन जो है, संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं? अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है, जिसे संख्या पिरामिड के नाम से जाना जाता है। सामान्य उच्च पोषी स्तर के जीव को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, अतः निचले पोषी स्तर की कोशिका अधिक होती है। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो यूरेनियम पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है और ये हल्के नाभिक में टूट जाता है तथा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? यूरेनियम है, उस पर बमबारी किया जाता है न्यूट्रॉन से और ये टूटता है तो ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसी को नाभिकीय। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, रेडियोधर्मिता क्या है? तो ऐसी घटना जिसमें कुछ तत्व परमाणु नाभिक विखंडन के बाद इलेक्ट्रॉन जैसे बीटा कण तथा गामा किरणें, वैद्युत चुंबकीय विकिरण का स्वतः उत्सर्जन होता है, रेडियोधर्मिता कहलाता है। प्रकृति में कुछ ऐसे घटना होता है ना जो कि किसी तत्व के परमाणु से क्या है,
इलेक्ट्रॉन गामा किरणें उत्सर्जित होता है, इसी को कहा जाता है रेडियोधर्मिता। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? 2 जीवाश्म ईंधन के नाम बताइए। तो लाखों वर्ष पूर्व जैव मात्रा के अपघटन से प्राप्त होने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधा जीव जंतु जमीन के अंदर दब गए और वही जो है जीवाश्म ईंधन का रूप ले लिए, जैसे में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग होता है। कौन सा पर्यावरण के बचाने के लिए 3 आर का उपयोग हम करते हैं? रिड्यूस यानी कम उपयोगी, पुनर्चक्रण यानी रिसाइकिल, और पुनः उपयोग मतलब रीयूज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ग्रीन हाउस प्रभाव से हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो पहले दोस्तों समझिए, लगातार जो है ना हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर कम नहीं होता है। कहने का मतलब है कि शाम भी अगर हो जाता है ना तब पृथ्वी का टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, ग्रीन हाउस जो है, अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव होने से पृथ्वी की सतह तथा उसके वायुमंडलीय ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है। वायुमंडल का ताप अधिक बढ़ जाने से मानव तथा जंतु जीवों के कष्टदायी हो जाता है और पेड़ पौधे स्वास्थ्य पर बुरा असर प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल का ताप अत्यधिक बढ़ने से पर्वतों का बर्फ शीघ्रता से पिघल जाएगी, जिससे नदी में बाढ़ आ सकती है तथा जानमाल हानि हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु अवकरण विकिरण शोषण कर सकते हैं। वायुमंडल में CO2 की परत और रक्त मिश्रण का अवशोषण कर लेती है तथा उन्हें पृथ्वी के पर्यावरण से नहीं जाने देती है। फलतः वायुमंडल का तापमान बढ़ते जाता है। जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि देखिए जीवाश्म जो है ख़त्म होने में बनता है, ठीक है ना। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जैसे संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का आवश्यकता है, क्योंकि इनकी मात्रा सीमित होती है और इनके दहन से पर्यावरण प्रदूषित भी होता है। कहने का मतलब इसको बनने में भी तो टाइम लगता है, लेकिन बन भी गया है तो उसका उपयोग आप कीजिएगा तो वातावरण दूषित भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बाघ संरक्षण योजना क्या है? इसे कब लागू किया गया था? तो जंगल के लगातार कटने के कारण बाघ की संख्या घटती जा रही है, जिसे बचाने के लिए बाघ संरक्षण योजना तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत 28 टाइगर रिजर्व भारत में खोला गया है। यह योजना भारत सरकार के द्वारा WWF भी कहा जाता है और इसकी भारत में शुरू जो हुआ था 1995 में। अगला क्वेश्चन जो है, हम वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें जो है वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण क्यों करनी चाहिए? तो देखिए हमें वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण इसलिए करना चाहिए क्योंकि वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का एक आधार उस क्षेत्र में पाए जाने वाली विभिन्न स्पीसीज की संख्या, परंतु जीवों की विभिन्न स्वरूप जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्प, पादप, सूक्ष्मकृति आदि, पक्षी, सरीसृप आदि महत्वपूर्ण है। वंशागति जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण का मुख्य उद्देश्य है। देखिए कहने का मतलब है ना कि हमें वन एवं वन्य जीवों की संरक्षण क्यों करनी चाहिए? तो देखिए वन एवं वन्य जीव की संरक्षण इसलिए करनी चाहिए कि वन जो है ना मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। वन के बिना जीवन संभव नहीं है और वन्य प्राणी का संरक्षण जरूरी है क्योंकि वो हमारे लिए भी उपयोगी हैं और ये हमारे पृथ्वी से अगर विलुप्त हो जाते हैं किसी कारणवश तो इनका निर्माण कठिन है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वन और वन्य जीवों की
संरक्षण करें।